Good evening, all of you. Without any delay, let's discuss few more chapters so that we can understand few more concepts. पुराने लेक्चर की बात करें तो मैं शुरुआत के 5 मिनट जो हमने आज तक चर्चा करी है उस पर बातचीत करेंगे और उसके बाद आज की यात्रा को शुरू करेंगे. अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप इस दौरान मुझे रोक के पूछ सकते हैं. पहली चीज़, जब हमने फर्स्ट डे मुलाकात करी तो हमने राइस कंसेप्ट की बात करी, जिसमें हमने बोला था कि एक होता है व्यक्ति जब भी एक्शन लेता है तो रिवॉर्ड के बेसिस पे एक्शन लेता है. किसके बेसिस पे? दूसरा, आइडियोलॉजी के बेसिस पे एक्शन लेता है. कौन से बेसिस पे? तीसरा हमने बोला था कोहर्जन. कोहर्जन का मतलब होता है व्यक्ति को इतना आपने पीड़ित कर दिया है, शोषित कर दिया है, इतना उसको एक्सप्लॉइट कर दिया है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है. थोड़ा अगर आप अमेरिका के इतिहास को पढ़ोगे तो वहां पर अश्वेत लोगों को बहुत हरास किया गया था, और इतना हरास किया गया कि आज अगर पता लगाया जाए कि वहां पर ज्यादा अमीर लोग कौन है तो आप पाओगे कि वहां पर ब्लैक दे हैव बिकम मोर रिच. हर वो समाज, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, उसको याद रखना जिंदगी भर. हर वो समाज, हर वो व्यक्ति जिसको हद से ज्यादा दमित किया जाता है, दबाया जाता है, शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, एक समय के बाद वो रिबेल बन जाता है. रिबेल मतलब विद्रोही बन जाता है. अंग्रेजी में अगर बोला जाए तो, हिंदी में अगर बोला जाए तो हम कहेंगे क्रांतिकारी बन जाता है. और फिर फाइनली वो सबसे पहली क्रांति उन लोगों के खिलाफ करता है जिसने उसका शोषण किया. और ये इतिहास के पन्ने में आपको मिलेगा, आप पढ़ोगे ना थोड़ा हिस्ट्री, विल फाइंड आउट दिस. कोहर्जन. और फाइनली मैंने बोला था ईगो. ईगो मीन्स अहंकार. ये 4 बेसिस होते हैं जिसके तहत व्यक्ति तत्काल एक्शन ले लेता है. कल हमने थोड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करी, कल हमने प्लानिंग की बात करी. प्लानिंग में मैंने आपको बोला था ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. आप जहां पर हैं और आपको जहां पर पहुंचना है, इन दोनों के बीच में जो रास्ता बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? प्लानिंग के द्वारा बनाया जाता है. कंट्रोलिंग में हमने पढ़ा था कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से, और क्या पता लगाया जाता है? डेविएशन पता लगाया जाता है. और डेविएशन पता लगा के करेक्टिव एक्शन लिया जाता है. करेक्टिव एक्शन तभी लिया जाएगा जब डेविएशन पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो. जब भी डेविएशन नेगेटिव हो तभी करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा. अगर डेविएशन पॉजिटिव है तो करेक्टिव एक्शन नहीं लिया जाएगा. ये हमने पढ़ लिया था. हमने एक छोटी सी चीज और पढ़ी थी बिजनेस एनवायरनमेंट में कि 2 तरह के एनवायरनमेंट होते हैं. एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंडिगो का एग्जांपल हमने देखा. इंडिगो की जो फ्लाइट्स क्रैश हुई, वो क्रैश होने के पीछे उनका इंटरनल सिस्टम करप्ट होना था, रोस्टर को ना मैनेज करना था. लेकिन इससे एक्सटर्नल प्रभाव जबरदस्त आए जिसमें पूरे विश्व भर में भारत की बेइज्जती हुई, वो अलग, और उसके अलावा जो आर्थिक नुकसान हुआ वो अलग. तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करते हैं. इंटरनल विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक्सटर्नल आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन होता है. यहां तक किसी को कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं. एनी डाउट यू हैव यू कैन आस्क मी. यस, नो डाउट. बढ़ जाए आगे. चलिए, आज कौन सा चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं आप? आई थिंक मेरा मानना है हमको डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग हम कर चुके हैं. बधाई आपको. डायरेक्टिंग के साथ हम शुरू करते हैं. डायरेक्टिंग एक बड़ा चैप्टर है और डायरेक्टिंग में से बहुत सारे क्वेश्चन आने की उम्मीद भी है इस बार. तो हम डायरेक्टिंग को रिवाइज करते हैं. आपका काम सिर्फ इतना सा है, एक ही काम है आपका, मोबाइल यूज नहीं करना है और बात नहीं करनी है. बस इतना सा करने में अगर आप सक्षम हो 18-19 की उम्र में तो आप सफल हो. अब मेरी बात एक एक ध्यान से सुनिएगा. डायरेक्टिंग में 4 कंपोनेंट होते हैं, चारों याद करवा रहा हूँ. मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप, लीडरशिप कम्युनिकेशन. मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये 4 कंपोनेंट है डायरेक्टिंग के. अगर डायरेक्टिंग में आप इन 4 कंपोनेंट को पढ़ लो तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है. और इसमें हम सबसे पहला कंपोनेंट उठाते हैं जो बच्चों को सबसे जटिल लगता है, जिसका नाम है बेटा लीडरशिप. अब सवाल उठता है कि लीडर कौन है? एक व्यक्ति जो चल रहा है जिसके पीछे 100 लोग चल रहे हैं, क्या वो लीडर है? बिल्कुल लीडर नहीं है. इस उम्र में आपको पता होना चाहिए आपका लीडर कौन है. इस उम्र में आपके दिमाग में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं लीडर किसको मानूंगा. अदरवाइज क्या होता है ना, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 500-500 रुपए के लिए गाड़ियां उठा लेंगे, झंडे लहराने लग जाएंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी के और निकल लेंगे. एक समोसा खा के आ जाएंगे, अपना एक दिन बर्बाद करके आ जाएंगे. और ऐसा एक बार नहीं, साल में 5 बार करेंगे, क्योंकि उन्होंने गलत लीडर बना के रखा हुआ है.
इस पूरी एज ग्रुप में आपको ये समझना जरूरी है कि लीडर कौन है। तो पहली परिभाषा जो मैं सिखाना चाहता हूं वो है लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। दो शब्द बहुत कायनाती हैं। प्रोसेस, मैंने इवेंट नहीं बोला, मैंने प्रोसेस बोला है। मैंने ये नहीं बोला लीडरशिप इज एन इवेंट ऑफ इन्फ्लुएंस, हाँ, मैंने बोला इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, प्रक्रिया जो चलते रहे। तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन इन्फ्लुएंस करके छोड़ दिया जाए, लगातार इन्फ्लुएंस किया जाना चाहिए। एक दिन अच्छा पढ़ा दिया ऐसा नहीं चलेगा, रोज अच्छा पढ़ाना पड़ेगा। एक चुनाव जीत गए ऐसा नहीं होगा, बार बार चुनाव जीतना पड़ेगा, तब नरेंद्र मोदी बनोगे। एक घटना ऐसी घटने के बाद अगर आप मान लेते हैं लोग, तो वो भी गलत है और आप तो लीडर हो ही नहीं। एम आई साउंडिंग लॉजिकल? कितने लोगों तक मेरी बात पहुंची? तो जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं, जो व्हाटएवर, मैं तो कहता हूं मुंडा कर दी कर रहे हैं, एक बार करने से होगा क्या? नहीं होगा। 1000 बार सिद्ध करना पड़ेगा कि आप असली गुंडे हो। 1000 बार। एक बार अच्छे मार्क्स लिया हो तो लोग आपको जीनियस नहीं मानेंगे। जीनियस तब मानेंगे जब आप लगातार प्रूव करते रहोगे, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी, पीजी में भी, और फाइनली यूपीएससी में भी, और नौकरी में भी। हर जगह सिद्ध करते रहोगे तो लोग बोलेंगे जीनियस है व्यक्ति। तो लीडरशिप इज नॉट एन इवेंट, इट इज अ प्रोसेस। कितने लोगों को ये पहली बात समझ में आ गई? अब प्रोसेस है तो आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। अब मेरा मेरा प्रश्न यहाँ पर है कि इन्फ्लुएंस, पुराने बच्चे मेरे बताएंगे, इन्फ्लुएंस कैसे किया जा सकता है लोगों को, बताओ कैसे इन्फ्लुएंस करें लोगों को। पहला तरीका है, बहुत अच्छा बोला आपने, नॉलेज से इन्फ्लुएंस कर सकते हो आप लोग। किससे इन्फ्लुएंस कर सकते हो? नॉलेज। मैं इसमें एक शब्द और जोड़ रहा हूं कि आप विजडम से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। कितना प्यारा वर्ड है विजडम। हाथ खड़ा करके बताइए क्या मीनिंग है विजडम का, कौन बताएगा? एनीबडी हु कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ विजडम? विद्वत्ता इज इंटेलेक्ट, विद्वत्ता इज इंटेलेक्ट। व्हाट इज विजडम? ट्राई करिए, गलत बताइए पर बताइए। व्हाट इज विजडम? अरे भाई सब कॉन्वेंट में पढ़े हुए बच्चे हैं यार, हाथ खड़ा करो, गलत ही बोलो, ट्राई तो करो कम से कम। पैथेटिक सिचुएशन, हैविंग करेक्ट नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। और कोई? wisdom means ability to differentiate between what is right and what is wrong. wisdom is, बहुत अच्छी लाइन बोलूंगा, ध्यान से सुनना, एकदम कान खोल के मैंने क्या बोला है। wisdom is the experience from the past event. पूर्व की घटनाओं से जो अनुभव पैदा हुआ है वो wisdom है। मेरी बात समझे? आपने क्रोध किया और डिसाइड किया कि आज के बाद मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, ये विजडम नहीं है, क्योंकि आप अगली बार भी क्रोध कर रहे हो। अगली बार अगर आप गुस्सा नहीं कर रहे हो तो वो क्या बनेगा? विजडम। कितने लोगों को विजडम की परिभाषा समझ में आ रही है? पास्ट एक्सपीरियंस से जो लर्निंग आपने उठा ली, दैट इज विजडम। लर्निंग। प्रॉब्लम ये होता है लोगों के जीवन में घटनाएं तो घटती है, वो उससे लर्निंग। तो पहली चीज लीडरशिप क्या है? प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए? नॉलेज से, विजडम से, एक्सपीरियंस से, करिश्मा से। कितना प्यारा वर्ड है करिश्मा। करिश्मा का मतलब होता है ऑरा। आप किसी से मिलते हो आपको लगता है पॉजिटिव व्यक्ति है, आप किसी से मिलते हो आपको लगता है घनघोर नेगेटिव है, मर क्यों नहीं जाता। आप किसी के चेहरे को देखते हो आप तो मक्कार है, घर वालों को डुबो देगा, घर वालों के पैसे बर्बाद कर रहा है, सिर्फ इट इज अ मैटर ऑफ 5-10 ईयर्स के वो घर वालों को बर्बाद करने पर आतुर है। आप किसी का चेहरा देखते हो आपको लगता नहीं है घर वालों को तार देगा, एकदम बिल्कुल तार देगा, पूरी फैमिली को तार देगा, कुल दीपक है ये। आपको, आपकी भाषा में अगर मैं बोलूं तो उसको बोलते हैं वाइब। आपने सुना होगा यार उसकी वाइब बहुत अच्छी है, वाइब नहीं, वाइब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट आई एम सेइंग? सो ऑरा। तो लीडर के अंदर क्या होता है बेटा? करिश्मा। क्या होता है? करिश्मा मींस ऑरा। तो वापस से चेक करते हैं, लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? विजडम, नॉलेज, करिश्मा, एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। अब सवाल उठता है लीडरशिप की थ्योरी कितनी है? टोटल 3 थ्योरी है। इसको जगाओ यार, क्या कर रहे हो?
अभी थोड़ी देर पहले बोला मोबाइल नहीं चलाना। यार घर वालों को बोल दो कि मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ 50 मिनट, बाहर जाके बोल दो फिर आप यू कैन नॉट सिट इन माई क्लास एंड डूइंग द मिसबिहेव, आई एम टेलिंग यू। आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी टीचर, आई डोंट वांट ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट योर टिमडेक हैरी क्लास कि कहीं पे भी आके बैठ गए अपनी गुंडागर्दी करके चले गए। आई एम अ प्योर टीचर एंड आई वांट टू टीच यू कि आने वाले 5-10 साल अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो ना व्यापार में भी, तो आप थोड़ा सीरियसली लिया करो लोगों को, और सीखो ये कि किसको सीरियसली लेना है किसको नहीं लेना है। होता क्या है, हम अच्छे टीचर से इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि टीचर पहचान ही नहीं पाते हम कि असली टीचर था, एंड वी मिस आउट द ग्रेटर थिंग्स इन आवर लाइफ। सो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, अभी जो मैंने उसको बोला ये ऑटोक्रेसी टाइप वाली बात थी कि देखो ऐसे नहीं चलेगा। किम जॉन उनका नाम सुना है आपने, नॉर्थ कोरिया में लोगों को मरवा देता है, वो मरवा देता है। और मतलब इन लोगों को बताया था मैंने क्या, वो घर में तस्वीरें लगवाता था किम जॉन उन की, खुद की तस्वीरें, और अगर उस पर धूल जमी हुई है मार दो, खेल खत्म। आप में से कितने लोगों ने गद्दाफी का नाम सुना है ना, आपको इतिहास का ज्ञान है अच्छे से अभी, डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ ईगो यू कैरी इन योर माइंड, किस चीज का ईगो यू कैरी इन योर माइंड। ना अंग्रेजी अच्छी, ना हिंदी अच्छी, ना आपको नॉलेज हिस्ट्री का जबरदस्त, ना कुछ ऐसा स्पोर्ट्स में अपन महान है, कुछ नथिंग। इवेलुएट करो खुद को तो आपको पता लगेगा वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। गद्दाफी के बारे में पढ़ो, तानाशाह था, अडोल्फ हिटलर तानाशाह था, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने ऑटोक्रेटिक लीडरशिप चलाई। ऑटोक्रेटिक, उन्होंने बोला या तो तुम मेरे साथ हो या तो तुम हो ही नहीं, मार दिए जाओगे। ये ऑटोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या है, वोट डालेंगे। डेमोक्रेसी क्या है, इनकी भी सुनी जाएगी, इनकी भी सुनी जाएगी, इनकी भी सुनी जाएगी, जो ज्यादा वोट डालेगा उसको मान लिया जाएगा कि नेता है। हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। महात्मा गांधी डेमोक्रेटिक लीडर है, मदर टेरेसा डेमोक्रेटिक लीडर है, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक लीडर है। 27 साल तक जेल में रहा था बंदा, 27 27 मिनट बिना मोबाइल के रहने के लिए बोल दो ना, आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 27 ईयर्स बंदा जेल में रहा, बाहर आया, उसके जितने समर्थक प्रशंसक थे उन्होंने बोला सबसे पहले तो इस जेलर को निपटाओ, 27 साल तक आपका शोषण कर रहा था। और उन्होंने बोला ये इसमें और मेरे में अंतर है, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लो, ये अपना काम कर रहा था, कोई दिक्कत वाली बात, मेरे को साउथ अफ्रीका को आगे बढ़ाना है, मेरा एजेंडा बड़ा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट आई एम सेइंग? दैट इज अ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। और तीसरा फ्री रेन लीडरशिप, नाम सुना है आपने, REIN। रेन का मतलब होता है लगाम, REIN, मुक्त लगाम, फ्री रेन। इसमें आपको टैलेंटेड लोगों को हायर करना होता है, और टैलेंटेड लोगों को हायर करने के बाद उनको काम करने के लिए देनी पड़ती है आपको फ्रीडम। बहुत ध्यान से सुनना, और इस एज में आपको ये जानना जरूरी है, सही लोगों को फ्रीडम दोगे ना ऑर्गेनाइजेशन खूब आगे बढ़ेगा, गलत लोगों को आपने फ्रीडम दी ना ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाएगा। मिसयूज करेंगे, मिसयूज छोड़ो करप्ट हो जाएंगे वो। और गलत आदमी को आप पावर देखे देखो, सबसे पहले उसके पावर का नशा आता है उसके अंदर। एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और उसको कार की चाबी दे देते हैं और बाइक की चाबी दे देते हैं और 5,000 रुपए दे देते हैं और 10,000 रुपए दे देते हैं और पूछते भी नहीं कहां खर्च कर रहा है, चिंता मत करो, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स, जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स, आपको दिन में तारे दिखा देगा वो, क्योंकि आपने एक्सेसिव फ्रीडम दे दी। फ्री रेन लीडरशिप ये बोलती है पहले स्कैन करो, चेक करो, इवेल्युएट करो, एनालाइज करो, सही बंदा है उसके बाद फ्रीडम दो, और रेगुलरली उसको भी मॉनिटर करो। मैं तो कहता हूं मॉनिटरिंग में कोई बुराई, तो वापस से चेक करते हैं। आप जब भी फ्री रेन लीडरशिप की बात करोगे तो फ्रीडम की बात करोगे, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ किसकी बात करोगे, टैलेंट की बात करोगे। टैलेंटेड लोगों को ही फ्रीडम दी जानी चाहिए। तो 3 लीडरशिप हो गई, पहली क्या हो गई, ऑटोक्रेटिक, जो मैं बोलूंगा वही होगा, ये ऑटोक्रेसी है। डेमोक्रेसी, जो सब बोलेंगे वो होगा। डेमोक्रेसी में हमेशा बात होती है वी की, वी। ऑटोक्रेसी में बात होती है आई की, मेरी बात होगी। डेमोक्रेसी में किसकी बात होगी, वी की। और मजे की बात, फ्री रेन में किसकी बात होगी, टैलेंट की, कैपेबिलिटी की, फ्रीडम की, ये फ्री रेन में बात होगी। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप में से कितने लोग मानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोक्रेसी लगनी चाहिए, रेज रहा है। कोई नहीं मानता। कितने लोग मानते हैं डेमोक्रेसी लगनी चाहिए, ठीक है। कितने लोग मानते हैं फ्री रेन लीडरशिप लगनी चाहिए, फ्री रेन और डेमोक्रेसी लगनी चाहिए। अब मैं आपको एक बढ़िया चीज सिखाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। कभी कभार आप इस बात से असहमत भी हो सकते हो, दुर्भाग्य इस क्लास का कि आप मेरी किसी बात से असहमत नहीं होते, होना चाहिए आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इस बालक ने।
कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें अगर आपने डेमोक्रेसी लगा दी तो गए काम से। कई ऐसे मामले होते हैं कि आपको उसमें क्या लगानी पड़ती है, ऑटोक्रेसी लगानी। युद्ध छिड़ गया, अब युद्ध छिड़ा हुआ है, वॉर छिड़ी हुई है, अब वॉर छिड़ी हुई में जो फाइनल व्यक्ति बैठा हुआ है टॉप लेवल पर, कॉल उसी को लेना है। उस वक्त आप ये नहीं बोल सकते चलो सारे सांसद बैठ के बताओ कि हमको हमला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और सांसद के बताने में तो आप देश ही खत्म करवा लोगे। उस वक्त जो डिसीजन होगा अर्जेंसी में, इमीडिएट बेसिस पे, वो क्या होगा, ऑटोक्रेसी। हाँ, वोटिंग के दौरान क्या चलना चाहिए, डेमोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में क्या चलना चाहिए, फ्री रेन। ब्यूरोक्रेसी मतलब जो बाबूगिरी चल रही है ना, जो डिपार्टमेंट चल रहे हैं उसमें जो बाबू बैठा हुआ है जो काम कर रहा है, उसको रखने के पहले चेक करो वो टैलेंटेड है कि नहीं है, वो एलिजिबल है कि नहीं है। और बिना एलिजिबिलिटी के अगर आपने रख लिया तो वो वही हालात करेगा जो इंदौर की सड़कों के हो रहे हैं। बिना एलिजिबिलिटी के आप सर्विस रोड बना दोगे, बिना एलिजिबिलिटी के आप मेट्रो बना दोगे, बिना एलिजिबिलिटी के आप बाईपास बना दोगे, बिना एलिजिबिलिटी के आप ब्रिजेस बना दोगे, और फिर बोलोगे कि अब तो समझ में नहीं आया था, अब करते हैं ठीक। इट मीन्स द पीपल हु आर डूइंग द जॉब दे आर नॉट एलिजिबल। यस और नो। सो तीन तरह की लीडरशिप, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, फ्री रेन। याद रहेगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इंडिया में डेमोक्रेसी सही है या नहीं, या चाइना जैसा होना चाहिए। बेटा इंडिया में डेमोक्रेसी वोटिंग तक राइट ही है, और वो भी एक डिबेटेबल विषय हो गया कि ईवीएम हैक है कि नहीं है। ये भी एक आज की तारीख में भयंकर डिबेटेबल विषय है कि ईवीएम हैक चल रही है कि नहीं चल रही है। बट डेमोक्रेसी इंडिया में जो है वो बेटा वोटिंग राइट तक ही सीमित है। उसके बाद अगर आप चेक करोगे, भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यवाही अध्यक्ष घोषित कर दिए गए, नितिन नवीन। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, बिहार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, और उनको डायरेक्ट घोषित करें विदाउट वोट्स, विदाउट वोट। कुछ लोगों को लगता है कि वो सही है और बैठा दिए गए। इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी, और मानते हैं कि वो डेमोक्रेसी में, लेकिन वोट नहीं डलवाया उन्होंने, डायरेक्ट एक को सिलेक्ट कर लिया। हम लीडरशिप पढ़ते हैं तब हमने क्लास में डिस्कस किया है, एक होता है सिलेक्शन और एक होता है इलेक्शन। सिलेक्शन में व्यक्ति का चयन होता है, इलेक्शन में व्यक्ति का चुनाव होता है, और चुनाव में वोट डलते हैं। और सिलेक्शन में होता है मुझे ये लड़का पसंद है इसको रख लो, इलेक्शन में होता है वोट डलवाओ और डिसाइड करवाओ। तो मैनेजर का क्या होता है, सिलेक्शन की इलेक्शन, बहुत बढ़िया। लीडर का क्या होता है, इलेक्शन होता है। मैनेजर का सिलेक्शन, लीडर का इलेक्शन। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, मैनेजर के पास क्या होती है, पोजीशन। लीडर के पास क्या होता है, इन्फ्लुएंस। याद रखना इस बात को, मैनेजर के पास क्या होती है, पोजीशन। मैनेजर पोजीशन के बिना कुछ भी नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। और लीडर के पास क्या होता है, इन्फ्लुएंस, प्रभाव। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कोई बताएगा पीछे से, देख के नहीं यार, नहीं वो तो ठीक है। मैनेजर डू थिंग्स राइट, लीडर डू राइट थिंग्स। ध्यान से सुनो, मैनेजर डू, मैनेजर चीजों को सही करता है, लीडर सही चीजें करता है। अगली लाइन तो आपके दिमाग में बिल्कुल घर कर जाएगी अगर आप समझ गए तो। मैनेजर चीजों को सही करता है, लीडर सही चीजें करता है, और लीडर का इन्फ्लुएंस कभी कभार इतना तगड़ा होता है कि वो जो करता है उसको सही मान लिया जाता है। इतना इन्फ्लुएंस। भाई ने बोल दिया ना, बात खत्म। मोदी जी ने बोल दिया ना, बर्तन बजाओ, बजाना भाई, मोदी जी ने बोला है। कोरोना पे बजवाए उन्होंने बर्तन, कितने लोगों को पता है, और बजाए लोगों ने बर्तन। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, और जिसने पढ़ाई नहीं करी वो भी जानता है कि बर्तन बजाने से कोरोना नहीं जाएगा, लेकिन भाई ने बोल दिया ना। और मुकेश अंबानी जी ने एंटीलिया की छत पर खड़े होके बर्तन बजाए, मुकेश अंबानी ने। क्यों, क्योंकि व्यक्ति का इन्फ्लुएंस ऐसा है, सही चीजें करो। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू शुड हैव अ राइट इन। चलिए तीन डिफरेंस बताएंगे, लास्ट लड़का अनस बताओ तीनों डिफरेंस, खड़े हो जाओ, शाबाश खड़े हो जाओ बेटा।
मेरे को माइक बंद करके एक बात बोलनी पड़ेगी जो मैं नहीं बोलना चाहता, बट पड़ेगा इन सबको जगाने के लिए। बताओ भैया, नस बता पाओगे? बैठ जाओ, अब मत लगाना वो कान में, है ना? बिल्कुल मत लगाना। बताओ सर। सेकंड बॉय, खड़े हुई। यस यू। यस। तीन डिफरेंस लीडर और मैनेजर में। अभी बताया बेटा। मैनेजर पोजीशन होता है, ठीक है। दूसरा, लीडर इज इलेक्टेड, मैनेजर इज। शाबाश। तीसरा, बैठो इधर, बताएगा, बताओ बेटा। लीडर डू, मैनेजर डू। लीडर सही चीजें करता है, मैनेजर चीजों को सही करता है। और लीडर का इन्फ्लुएंस इतना करिश्माई होता है कि वो जो कर देता है उसको सही मान लिया जाता है, क्योंकि वो क्या है? लीडर है। चलिए एक कदम और आगे जाते हैं। तीन तरह की लीडरशिप हो गई। अब आते हैं अपन लीडर की क्वालिटी पर। पहली लीडर की जो क्वालिटी है बेटा, वो है करेज। क्या है? ये बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी लीडर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर करेज नहीं हो। बिना करेज के आप लीडर बन ही नहीं सकते। इन ऑर्डर टू बिकम लीडर यू नीड टू हैव करेज। व्हाट इज करेज? करेज का मतलब भीड़ में छुपकर भीरुओं की तरह, कायरों की तरह काम करना करेज नहीं होता है। करेज का मतलब है आई टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ। करेज का मतलब होता है मैं अकेले ही चलता हूं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बिलीव करता हूं इस बात में। दैट इज करेज। करेज का मतलब ये नहीं होता कि आप छोटे लोगों का दमन करो, शोषण करो, उनका मजाक बनाओ। आपसे कम आर्थिकता में व्यक्ति, उसका मजाक बना दिया, आपको लग रहा है करेज है। करेज नहीं है, ये फुलिशनेस है। करेज का मतलब है अपने से नीचे वाले लोगों को उठाना और अपने से ऊंचे वाले लोगों के सामने आंख में आंख डाल के बात करना और बोलना जो सही है। यह है करेज। बिना करेज के व्यक्ति लीडर बन नहीं सकता, नंबर एक। नंबर दो, बिना कम्युनिकेशन के लीडर नहीं बन सकता। तो हजारों लीडर बता सकता हूं जिनके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल थी। आप अलेक्जेंडर को उठा के देखो, अंडर 40 मर गया। स्वामी विवेकानंद कम एज में चले गए। शंकराचार्य कम एज में चले गए। यू विल फाइंड पीपल जो इतनी कम एज में ऐसा काम करके चले गए कि 3-3 हजार साल तक याद रखे जा रहे हैं। कैसे कर दिया होगा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन से, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके बारे में मैंने कल बोला था, अपने एक्शन से लगातार कम्युनिकेट करा। बोले भी और किया भी। अगर आप बोलते भी हैं और अगर आप करते भी हैं, आप डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर आप सिर्फ बोलते हैं, बातचीत करते हैं दिन भर, तो आपको कोई याद नहीं रखेगा, बहुत जल्दी भुला दिए जाओगे आप। उल्टा जबरदस्त चीज है, बोलते बिल्कुल नहीं हो, करते जा रहे हो लगातार, तो भी दुनिया याद रखेगी। तो लीडर की पहली क्वालिटी करेज, लीडर की दूसरी क्वालिटी कम्युनिकेशन, लीडर की तीसरी जबरदस्त क्वालिटी एडवर्सिटी में कभी भी वो एस्केप नहीं करता है। क्या प्यारा शब्द है ये, एडवर्सिटी, विपत्ति काल। एस्केप, पलायनवादिता, भागता नहीं है चीजों से, चीजों को फेस करता है। अंग्रेजी में मैंने एक बहुत प्यारी लाइन पढ़ी थी, when there is a crisis you don't have to change your face, face the change। जब एडवर्सिटी आए तो चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, उसको फेस करो। चेंजिंग द फेस से कुछ भी नहीं होगा, फेस द चेंज। एडवर्सिटी, क्राइसिस में व्यक्ति एस्केप नहीं करेगा तो वो लीडर है। अभी हमला हुआ ऑस्ट्रेलिया में, आतंकवादी हमला। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने अखबार में पढ़ा। एक गैदरिंग थी, दो लोगों ने अंधाधुंध गोलियां मारनी शुरू करी, कई लोग मारे गए। और एक व्यक्ति गोली चला रहा था, आतंकवादी लोगों को मार रहा है, गोलियों से भून रहा है। पीछे से एक आदमी आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और गर्दन पकड़ के उससे बंदूक छीन लेता है और बंदूक छीन कर उसको बिल्कुल बंदूक से मुक्त करके उसके ऊपर बंदूक तान देता है और पीछे से दूसरा व्यक्ति उस पर गोली मार देता है। ये जो उस बंदे ने देश के लिए किया क्राइसिस के काल में, वो है असली साहस।
वो चाहता तो वो दूसरी दिशा में भाग सकता था, अगर बंदूकधारी वहां है आतंकवादी तो उधर भाग सकता था, लेकिन उसने चुनाव किया, एक कार के पीछे छुपा, दूसरे कार के पीछे छुपा, तीसरी कार के, और फाइनली हमला करके बंदूक छीन ली। और उसने कई लोगों की जान बचाई। उसने देश के लिए जो किया वो एस्केपिज्म नहीं है, वो कन्फ्रंटेशन है, वो गलत के खिलाफ आवाज उठाना है। सकता था बीवी बच्चों के सोच के, खुद के जीवन की सोच के, उसने कहा नहीं, यही मौका है जब पता लगेगा मैं देश से कितना प्यार करता हूं। उसने छीन ली बंदूक, बाकायदा छीन ली बंदूक। ले वो घायल हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन उसको बोला जाता है एडवर्सिटी में एस्केप ना करना, एडवर्सिटी में कन्फ्रंट करना। कितने लोगों को एस्केपिज्म समझ में आया? व्हाट इज एस्केपिज्म? भागना चीजों से। सब इधर देखेंगे मेरी तरफ। क्या होता है बेटा, ये जिंदगी भर याद रखना, आप ये बात याद रहेगी भी आपको। ये बात, दो लोगों में जब भी वैचारिक मतभेद होते हैं ना, तो वो क्या गलती करते हैं, इस वैचारिक मतभेद को अंडर द कारपेट डाल देते हैं। यार बाद में करेंगे चर्चा, इस पे छोड़ देते हैं। दो लोगों में जब वैचारिक मतभेद होते हैं ना, किसी थॉट को लेकर आइडियोलॉजिकल क्राइसिस होता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको कन्फ्रंट नहीं करते, बात करके सॉल्व नहीं करते, रिजॉल्व नहीं करते, क्या करते हैं, उस पूरी बात को अंडर द कारपेट डालते हैं। और जब आप बातों को अंडर द कारपेट डालते हो ना, तो क्या होने लगता है, वो मल्टीप्लाई होने लगती है। मैंने कहीं पढ़ा था, कॉन्फ्लिक्ट डिलेड इज कॉन्फ्लिक्ट मल्टीप्लाइड। झगड़ा जो डिले किया जाता है ना, और बड़ा झगड़ा बनता है। तो बेटर है कि उस वक्त उसको वहीं पे सुलझा लिया जाए, रिजॉल्व वहीं कर लिया जाए। लेकिन जो एस्केपिस्ट लोग होते हैं, भीरू कायर, जो कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, वो क्या करते हैं, बाद में कर लेंगे, अभी नहीं करते, छोड़ दो, टाल दो। और फिर आप देखोगे कि वो किस लेवल पर बढ़ता है। परिवार में भी देखोगे आप, ऐसा होगा, जो बात उस वक्त बैठ के कर लेनी चाहिए थी वो नहीं की गई, और इसके कारण परिवार में you'll find that they'll fight like anything। फाइट छोड़ो, बात करना बंद कर देंगे, ये करना बंद कर देंगे। you'll find such type of thing। are you getting my point? कितने लोगों को लीडरशिप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? मेरे से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछता है यार, सर आप राइटिस्ट हैं या आप लेफ्टिस्ट हैं? बेटा आई राइट विद माय राइट, बट आई हैव अ बैलेंस थिंकिंग। आई एम नॉट अ कोर राइटिस्ट और अ कोर लेफ्टिस्ट। आई बिलीव कि हर व्यक्ति के पास अपनी स्वतंत्र विचारधारा होनी चाहिए। चलिए, क्वालिटी ऑफ अ लीडर में एक और आता है अपन, कम्युनिकेशन हो गया, करेज हो गया। एडवर्सिटी में एस्केप करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। एडवर्सिटी को क्या करने वाला चाहिए, कन्फ्रंट और फेस करने वाला व्यक्ति चाहिए, वो लीडर कहलाएगा। तीन, चौथी चीज, लीडर के अंदर पेशेंस होना चाहिए। एक दिन में चीजें बिल्ड नहीं होती है। 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे, 2002 में चाह लेते मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, नहीं होता है। उसके लिए 2004 का चुनाव लड़ना पड़ता है, 2009 का लड़ना पड़ता है, 2014 में देखना पड़ता है, और फाइनली 2014 में प्रधानमंत्री बनना होता है। वो 15 साल वेट करने होते हैं और तैयारी करनी होती है। रोम इज नॉट बिल्ड इन अ डे। पेशेंस होना चाहिए लीडर के अंदर। बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको, अगर आप सीख जाओ तो दुनिया को ऐसा लगना चाहिए कि आपके अंदर भयंकर पेशेंस है, लेकिन अंदर आपके भयंकर छटपटाहट होनी चाहिए चीजों को पाने, और वो छटपटाहट चेहरे पे नजर नहीं आनी चाहिए। मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। दुनिया को छटपटाहट नजर आएगी ना, तो लोग क्या बोलेंगे, बहुत अनईजी व्यक्ति है, रेस्टलेस व्यक्ति है। अरे यार तो बहुत रेस्टलेस है। मैं क्या कह रहा हूं, अंदर भयंकर छटपटाहट होनी चाहिए, लेकिन बाहर सुकून नजर आना चाहिए। यानी हम तो कर रहे हैं कोशिश। नरेंद्र मोदी जी गुजरात का चुनाव जब जीते, चीफ मिनिस्टर बने, एक पत्रकार ने पूछा, यूट्यूब पे वीडियो है, कि अब तो आपकी अगली यात्रा दिल्ली तक है, अब तो दिल्ली ही है। नरेंद्र मोदी जी ने पता है क्या जवाब दिया, मेरे को अपना सारा काम गुजरात के 5 करोड़ लोगों के लिए करना है, मेरा पूरा जीवन गुजरात के 5 करोड़ के लोगों के लिए है। ऐसा वो कह तो रहे थे, अंदर तो दिल्ली था। दुनिया को क्या बताना है, आराम। अंदर क्या होनी चाहिए, छटपटाहट। हम करते उल्टा है, ऊपर चेहरे पे क्या नजर आ रही होती, छटपटाहट, और एक्शन में क्या होते हैं, जीरो। यस और नो? सो ये लीडर के कुछ क्वालिटी। एक और क्वालिटी बताता हूँ, पेशेंस समझ में आ गया आपको? कितने लोगों तक पेशेंस समझ में आ गया? एक और क्वालिटी बताता हूँ लीडर की। लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो मोटिवेट अच्छे से करता है लोगों को, मोटिवेट। और मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ, कॉमन चीजें बता रहा हूँ लोगों को मोटिवेट करने की। रिवॉर्ड भयंकर मोटिवेट करता है लोगों को। 2-3 कॉमन चीजें बता रहा हूँ, आप कभी प्रयोग करके देख लेना, भयंकर मोटिवेट होंगे लोग। रिवॉर्ड से मोटिवेट होते हैं लोग। दूसरा, कास्ट।
आप उनकी कास्ट के गुणगान गाना शुरू कर दो, फिर आप उनके चेहरे की चमक देखो, पक्का बता रहा हूं मैं, इतना कास्टिज्म भरा हुआ है। तीसरा बताता हूं, पेट्रियटिज्म। आप देश की बात करने लग जाओ, भयंकर मोटिवेट हो जाएंगे। पेट्रियटिज्म। रिलीजन की बात करने लग जाओ, शिव भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान की बात करने लग जाओ, फिर आप देखो क्या मोटिवेट होते हैं हिंदू। रिलीजन, पेट्रियटिज्म, कास्टिज्म, रिवॉर्ड, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, इससे लोग मोटिवेट होते हैं। अच्छा, अगर हम कल्चर की बात करें, जॉब की बात करें, तो जॉब की परिस्थिति में कैसे मोटिवेट होता है व्यक्ति? रिवॉर्ड, अवार्ड, बोनस, कंपनसेशन, सैलरी, रेम्यूनरेशन, बहुत अच्छा, रिकॉग्निशन, एक और वर्ड है उसमें, फ्रिंज बेनिफिट। सुना है क्या आपने? हाथ खड़ा करके बताओ, व्हाट इज फ्रिंज बेनिफिट? 100% सामना करते हैं यार, क्यों नहीं करते सामना? हाँ, बताओ फुर्ती में। फ्रिंज बेनिफिट, अरे भाई फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है कंपनी ने आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देके रखे हुए हैं, जैसे कि माली दे दिया, जैसे कि रसोईया दे दिया, जैसे कि 5 एकड़ का बंगलो दे दिया, जैसे कि आपको एक ड्राइवर दे दिया, एक कार दे दी, साल में एक ट्रिप दे दी। ये सारी चीजें जो दे के रखी है वो क्या कहलाएगा? फ्रिंज बेनिफिट। सरकारी नौकरी में कितने लोगों को पता है फ्रिंज बेनिफिट बहुत ज्यादा होते हैं? इस लेवल के कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक एमएलए कोटा होता है, पता है आपको? आपकी टिकट तत्काल क्लियर हो जाएगी। रेलवे में बिल्कुल कोटा है एक। अगर आप सांसद हैं, आप एमएलए हैं और आपने टिकट वेटिंग में ली है, आप कोटा में डलवा दो अपना टिकट, तत्काल क्लियर हो जाएगा। इतने फ्रिंज बेनिफिट क्या आप इमेजिन नहीं कर, इतने इस लेवल के। कभी आपको मौका मिले, कभी फ्री रहो तो आप चेक करना, प्रतिभा पाटिल इस देश की राष्ट्रपति रही है। कांग्रेस का जब राज था तो प्रतिभा पाटिल इस देश की राष्ट्रपति रही है। आप ये चेक करना कि जब वो राष्ट्रपति थी और राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने के बाद जब वो बाहर जा रही थी, तो किस लेवल का सामान और किस लेवल का हम बोलेंगे, बट तो करप्शन ही एक्चुअल बोलना जो चाहिए, करके वो गई। जरूर चेक करना, यूट्यूब पे इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल। व्हाई आई एम कोटिंग यू दिस? मनी मोटिवेट्स पीपल। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मनी उन्हीं लोगों को मोटिवेट करता है जिनके पास पैसा नहीं है। पक्का बता रहा हूँ मैं, जिनके पास पैसा है ना, उनको पैसा मोटिवेट नहीं करता है, और ये आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ अगले 10 सेकंड में। अमीर लोगों को मोटिवेट करती है लेगेसी। लेगेसी, मेरे मरने के बाद मैं कैसे याद रखा जाऊंगा, मेरे मरने के बाद मेरा नाम कितना चलेगा, मेरे मरने के बाद मेरी कंपनी का नाम कितना चलेगा, ये लेगेसी अमीरों को मोटिवेट करते हैं। तो जिस दिन आपको पैसा मोटिवेट करना बंद कर दे और ये विचार मोटिवेट करने लग जाए कि मेरे जाने के बाद ही मेरा नाम कैसा चलेगा, इसका मतलब आपने ट्रू वेल्थ हासिल कर ली है। मैंने रिचनेस नहीं बोली है, मैंने वेल्थ बोली है। क्या बोली है? मैं शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ के करता हूं एज अ टीचर, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं एज अ स्टूडेंट, शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ के किया करो। तो ये कुछ क्वालिटी ऑफ अ लीडर है जो आपके अंदर होनी चाहिए। अब आप चेक करो क्या आप में से करेज है, कितने लोग अंदर करेज है, कितने लोगों का करेज है? आई हैव अ करेज। लोगों होगा यार, करेज क्यों नहीं होगा? वेरी गुड। कितने लोग एडवर्स स्थिति में एस्केप नहीं करते हैं, उसको फेस करते हैं कि यार चलो फेस करते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड। कितने लोग ऐसे हैं कि एस्केप कर जाते हैं कि नहीं यार अभी बिना बात झिकझिक होगी, लड़ाई होगी, टेंशन आएगी, अभी अभी छोड़ो इस बात को, बाद में करेंगे? रेजर हैंड। नहीं नहीं, मेजरली, मेजरली कितने लोग जैसे मम्मी पापा से कोई बात हो गई तो बोले यार अभी छोड़ दो यार, रात का खाना नहीं मिलेगा, लेट इट गो। मामला गर्म होता है, ठीक है। तो लीडर बनने के लिए आपको एडवर्सिटी को एस्केप नहीं करना है, एडवर्सिटी को क्या करना है बेटा? फिक्स करना है। अच्छा, एक और चीज समझो ध्यान से, सबके सब। जो लीडर होता है वो मोटिवेट करता है, इसीलिए मोटिवेशन भी एक टूल है किसका? डायरेक्टिंग का। और अगर आप उस टूल में चेक करोगे ना,
डायरेक्टिंग के में मोटिवेशन, तो मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? व्हाट इज साइकोलॉजिकल प्रोसेस? मानसिक नहीं बेटा, मानसिक तो मेंटल होता है। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल। और आप चेक करो, एक व्यक्ति को जो चीज मोटिवेट करेगी वो दूसरे को मोटिवेट नहीं करेगी। और बचपन में आपको जो मोटिवेट करता था जरूरी नहीं है वो अब आपको मोटिवेट करे। जैसे इस वक्त आपको बाइक मोटिवेट कर सकती है, कार मोटिवेट कर सकती है। आप 90 साल के किसी बुजुर्ग से जाकर बोलो हम आपको लंबरगिनी गिफ्ट कर रहे हैं, असल में वो लैम्बोर्गिनी है, बट गांव के लोग उसको लंबरगिनी बुलाते हैं। आप 90 साल के किसी बुजुर्ग को, आपके लिए हमने एक सुपर कार खरीदी है लंबरगिनी, वो बोलेगा यार क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? बेटा संसार भ्रम है, प्रपंच है, धोखा है। लेकिन आप किसी जवान जो 22 साल का, 21 साल का है, उसको आप बोलोगे यार तेरे को लंबरगिनी गिफ्ट करना है, कहेगा बस अब तो मैं शहर का हीरो हूं। इस तरह से वो गाड़ी चलाएगा, क्योंकि उस एज में उसको वो मोटिवेट कर रहा है। हर एज में अलग अलग चीजें मोटिवेट करती है, इस बात से सहमत हैं आप लोग? वेरी गुड। पैसा मोटिवेट करता है उनको जिनके पास पैसा, जिनके पास खूब पैसा है उनको क्या मोटिवेट करता है? लेगेसी। लेगेसी की स्पेलिंग क्या होगी? इसका मीनिंग क्या हुआ? अरे यार, तो बहुत ही दुख की बात हो गई। कौन बता, कोई नहीं बता पा रहा कि आपको किस तरह से आगे याद रखा जाएगा? ये आपका क्या कहलाता है? लेगेसी कहलाता। अच्छा, मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी में क्या हो गया? ताली बजवा दी। नॉन मॉनेटरी में रिवॉर्ड दे दिया, रिकॉग्निशन दे दिया, पीयर रिकॉग्निशन दे दिया, नॉन मॉनेटरी है। मॉनेटरी में सैलरी, रेम्यूनरेशन, कंपनसेशन, बोनस, ये सब मॉनेटरी में जाएगा। मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। अच्छा, जब हम मैस्लो की बात करते हैं तो मैस्लो ने बोला कि आपकी बेसिकली 5 नीड है। कितनी नीड है? 5 नीड है। पहली नीड कौन सी बेटा? बेसिक। बेसिक का मतलब होता है फूड, क्लोथ, शेल्टर। आपको फूड चाहिए, ये मैस्लो ने बोला। फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, ये 3 चीजें तो आपको चाहिए चाहिए, ये बेसिक नीड है। ये मैंने आपको बताया था, बिहार के चुनाव के ठीक 4 दिन पहले महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए जमा कर दिए गए। बिहार जैसे गरीब राज्य में जब आप महिला के अकाउंट में 10 हजार रुपए जमा कर दोगे, और ऐसा 1 करोड़ महिला के अकाउंट में जमा कर दोगे 10-10 हजार रुपए, तो आप चुनाव जीत ही जाओगे। क्योंकि आपने किसको फुलफिल करा? बेसिक नीड को फुलफिल करा। काश मैं उतने गंभीरता से आपको ये चीज सिखा पाऊं जो मैं सच में फील करता हूं अपने अंदर। यहां से जब घर जाओ ना आप, और जब गाड़ी चला रहे हो और आपको कोई पैदल चलता हुआ लेबर क्लास कैटेगरी पूरा फैमिली नजर आए, और उनके पास एक बोझा हो, थैला टाइप नुमा हो, एक हाथ में बच्चा हो, और पैदल चलते हुए नजर आए और संघर्ष नजर आए, तो आप बहुत ग्रेटफुल हो जाया करो अपने हार्ट ऑफ द हार्ट में फॉर योर पेरेंट्स एंड फॉर ऑलमाइटी गॉड कि एटलीस्ट आपकी बेसिक नीड फुलफिल है। घर जाओगे तो खाने को अच्छा मिल जाए। वो तो दिन भर काम करके 300 रुपए कमा के जा रहे हैं, सब्जी खरीदेंगे घर जाएंगे, आटा खरीदेंगे घर जाएंगे, खाना बनाएंगे, बनाकर खाएंगे, सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, फिर खाना बनाएंगे, फिर काम पर जाएंगे। और ऐसा वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 40 साल 50 साल करते हैं, और उनके बच्चे भी यही करते हैं, तब तक जब तक कोई एक व्यक्ति उस गरीबी की जड़ को तोड़ नहीं देता है। और ईश्वर ने आपको वहां तक पहले ही लाके बिठा दिया क्योंकि आपकी बेसिक नीड फुलफिल है। अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छा खाना, फूड, क्लोथ, शेल्टर सेट है। और उसके बाद क्या आता है? सिक्योरिटी। व्हाट इज सिक्योरिटी? 2 तरह की सिक्योरिटी होती है, फिजिकल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यूक्रेन में इस वक्त क्या नहीं है? फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है। अफगानिस्तान में क्या नहीं है? बिल्कुल। फिलिस्तीन में क्या नहीं है? फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है। पाकिस्तान में भी नहीं है। और पहलगाम की बात करें तो पहलगाम में भी नहीं थी फिजिकल सिक्योरिटी, मार दिए गए लोग। क्या पाकिस्तान की बात करें अपन? सबसे पहले तो खुद को देख लेना चाहिए व्यक्ति को कि हम कहाँ खड़े हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसकी चर्चा ही नहीं हुई क्योंकि पूरा मीडिया खरीदा हुआ है। दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया था इंडिया गेट के पास, भूल गया है देश।
एंड दैट वाज एक्चुअल आतंकवादी हमला, बमला, और मर गए लोग। और आज आप अगर, लोगों को याद भी नहीं कि यार ऐसा कोई हमला हुआ होगा, क्योंकि इस लेवल पर हमको ब्रेन वॉश किया जाता है, इस लेवल पर। तो इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, इट इज अबाउट आवर कंट्री ओनली। तो सिक्योरिटी नीड होनी जरूरी है, फिजिकल सिक्योरिटी भी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है भैया। पैसा कुछ नहीं होता, ऐसा कभी मान के नहीं चलना है। पैसा हाथ का मैल है, पैसा कमा लेंगे, दाल रोटी तो खानी होती है, मरेंगे तो एक ही कफन मिलेगा, क्या है, थोड़ी तो लकड़ियां चाहिए। हाँ, दाल रोटी ही खानी होती है ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप शेरेटन जाके भी खाना खा सकते हो, है ना, आप ताज में बैठ के भी खाना खा सकते हो। तो सिक्योरिटी दोनों जरूरी है, फिजिकल और फाइनेंशियल। तीसरी नीड है बेटा सोशल। कौन सी नीड है? सोशल में व्यक्ति चाहता है फ्रेंडशिप, सोशल में व्यक्ति चाहता है लव, सोशल में व्यक्ति चाहता है अफेक्शन। आप चेक करो, आपने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन आपकी पहचान का एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं है। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे रहा हूं मैं। यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट आपकी पहचान का एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं है। कितने लोग बोल रहे हैं उतना सुख ही नहीं देगा सब कुछ। सुख कब देता है? व्हेन यू अचीव समथिंग एंड यू शो इट टू पीपल हु नो यू। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सफल होने के बाद अपने माता पिता को ये बताना कि मैं सफल हो गया हूं, सबसे बड़ा करिश्माई कार्य है ये। क्या आपके घर वाले ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आप सच में सफल हो गए? लव, अफेक्शन, पूरी बात सही बोल रहा है। देखो 3000 टन आरडीएक्स पकड़ा है, 3000 टन। आई डोंट नो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बट इतना भी नहीं तो फिर भी आरडीएक्स तो पकड़ा ही ना, और बम ब्लास्ट तो हुआ ही ना। हुआ ही कि नहीं हुआ? ये फाइनेंशियल और फिजिकल सिक्योरिटी के तहत आएगा। सोशल नीड में क्या क्या आएगा? लव। लव वो नहीं जो आपको लगता है, लव कोई अलग ही चीज है बेटा, कभी टाइम मिलेगा तो चर्चा करेंगे अपन। अच्छा, दूसरा अफेक्शन, अफेक्शन। तीसरा फ्रेंडशिप, अट्रैक्शन। ये सब किस में जाएगा? सोशल। सोशल के बाद आती है बेटा एस्टीम नीड। कितने लोगों ने सुना है ईगो? छोटे छोटे बच्चों में आपको ईगो मिलेगा। 10वीं 11वीं कक्षा के बच्चे, जीवन में कुछ हासिल नहीं किया, कुछ नहीं, नथिंग, जीरो एकदम, लेकिन उनके अहंकार देखो आप, ऐसा नजर आएगा आपको कि इतना ईगोइस्टिक बच्चा है। वाई ईगो? क्योंकि बहुत ध्यान देना, मैं ईगो होता क्या है मैं आपको अच्छी चीज सिखाता हूं। एक होता है ईगो, एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। सुना होगा आपने सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट बोलता है कि अगर मैं काम कर सकता हूं ये तो तुम भी कर सकते हो, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ईगो मतलब मैं ही कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते, ये ईगो है। और आपको ईगो की एक और डेफिनेशन देता हूं, हमेशा याद रखना जिंदगी भर। ईगो इज अ परपेचुअल बेगर। ईगो एक निरंतर भिखारी है, ईगो को रोज फीडिंग चाहिए। ईगोइस्टिक आदमी को एक व्यक्ति हमेशा चाहिए जो रिकॉग्नाइज करे उसको, उसकी बातों को रिकॉग्नाइज करे। ये ईगोइस्टिक व्यक्ति की पहचान है। चेक कर लो आप, पक्का बता रहा हूं। आपने एक नया शर्ट पहना, कोई उसकी तारीफ करे या ना करे आपको फर्क नहीं पड़ता, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नया शर्ट पहन के घूम के मटक के देख रहे हो कि कहीं से 5 तारीफ मिल जाए अपने को, तो आपके अंदर एक अनफुलफिल्ड ईगो है जो चाहती है कि रिकॉग्नाइज हो मेरा शर्ट। कितने लोगों तक मेरी बात पहुंच रही? Am I sounding logical? Yes or no? अपन ने नया शू खरीदा, अरे भाई मुझे पसंद था, मैंने खरीद लिया 8000 का शू, पहन के मैं फुटबॉल खेलने चला गया, भाड़ में जा, किसी को पसंद आया नहीं है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि लोग पूछें कि मृदुल कौन सा शू है, और अपन चाह रहे हैं, इसका मतलब अपने अंदर एक अनफुलफिल्ड ईगो मौजूद। चलिए लास्ट पर आते हैं बेटा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। कौन सी नीड? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है सब देखेंगे। व्हाट अ पर्सन कैन बी, ही मस्ट बी। एक व्यक्ति जो हो सकता है उसको हो जाना चाहिए, यही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। विराट कोहली बेसिक नीड फुलफिल, सिक्योरिटी नीड फुलफिल, सोशल नीड फुलफिल, एस्टीम नीड फुलफिल,
अब विराट कोहली इस एज में सब कुछ प्राप्त करने के बाद, सारा पैसे का उपभोग करने के बाद, विवाह करने के बाद, 2 संतान होने के बाद, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज जी के सामने दंडवत करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं इस एज में कि जो मैंने सब कुछ प्राप्त करा है उसके बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हूं, वाई आई एम नॉट हैप्पी, क्या और पाना बाकी है। और वो जानने के लिए ही वो प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में, और वो उनकी क्या हो गई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। व्हाट अ पर्सन कैन बी ही मस्ट बी। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अपना पैशन पता लगाना, क्या पता लगाना, पैशन, और पैशन को क्या बना लेना, प्रोफेशन। पैशन बना पता लगाना और पैशन को क्या बना लेना। तो 5 नीड बताओ एक बार मेरे को फुर्ती में। पहली नीड कौन सी हुई भैया, बेसिक। बेसिक के अंदर क्या आएगा, फूड क्लोथ शेल्टर। सेकंड सिक्योरिटी, कौन कौन सी सिक्योरिटी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल। तीसरी नीड क्या है, सोशल में क्या आएगा, लव, अट्रैक्शन, अफेक्शन, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप, अच्छा फ्रेंडशिप की डेफिनेशन बताओ, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करके बताओ। व्हाट इज फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू यू। दोस्ती आपके हिसाब से क्या है, हाथ खड़ा करके बताओ, 2-3 जवाब चाहिए मेरे को। ओम बताओ फुर्ती में, आपके हिसाब से क्या दोस्ती। बढ़िया लड़का है यार, इससे मिलना चाहता हूँ मैं। फोन करना बेटा ओम, मेरा नंबर लेके आप। सिमिलैरिटी ऑफ थॉट इज नॉट फ्रेंडशिप बेटा। कोई अल्कोहल पीता है, आप भी अल्कोहल पीते हो, दोस्त नहीं हो। मतलब सिमिलैरिटी ऑफ थॉट है लेकिन फ्रेंडशिप नहीं है। फ्रेंडशिप इज द बॉन्ड विच इज नॉट बेस्ड ऑन द ब्लड, ठीक है। और वाइब मैच करनी चाहिए, वाइब मैच करनी चाहिए। और सिर्फ वाइब मैच करने से अपन दोस्त हो जाते हैं क्या, सोच के देखना। सिर्फ वाइब मैच होने से दोस्त नहीं बनते। आप सोचोगे ना तो आपको पता लगेगा यार नहीं यार। चलो उल्टा करते हैं, 1 मिनट के लिए अपन उल्टा करते हैं। अपने दिमाग में अपना एक बेस्ट फ्रेंड लेकर आओ। लेकर आए, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वो आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों है, इसका जवाब तलाशो, तो आपको पता लग जाएगा कि वो दोस्त क्यों है। क्या पता, तो मैं जवाब दे रहा हूं आपको, क्या पता इसलिए क्योंकि आपने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। मजे की बात, आप लोग सोचते ही नहीं हो। सुनो, दोस्त वो होता है बेटा जिसके सामने आप अपनी कोई भी बात रख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि वो आपको कभी जज नहीं करेगा। जज नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, पूछो। क्यों बोलेगा ऐसा यार, मजे ले। देखो मैं बता रहा हूँ मित्र, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा में ठीक है कि मजे लेने वाले दोस्त होते हैं। असल में जो दोस्त होते हैं ना बेटा, वो ग्रोथ की बात करते हैं। यार अपन आज यहाँ पर खड़े ना भाई, अपने को 1 ईयर डाउन द लाइन, ईयर डाउन द लाइन कहाँ जाना है जीवन, यही अपन ठिए पे चाय पीते हुए मिलेंगे 5 साल बाद भी, यही करना है क्या जिंदगी भर। वो दोस्त नहीं है। दोस्त वो है जो ग्रोथ की बात करता है। किसकी बात करता है, आप हमेशा ध्यान से सुनना। दूसरा, वो आपको कभी जज नहीं करता। क्या नहीं करता, आप देखो, आप अपने दोस्त को फोन करके अपनी सबसे निकृष्ट बात भी बता सकते हो कि यार आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई यार, ये क्या आपको पता है वो आपको जज। और मजे की बात, जो आपको जज करता है वो आपका अक्वेंटेंस हो सकता है, दोस्त नहीं होगा। अक्वेंटेंस मतलब जान पहचान हो सकती है लेकिन दोस्त नहीं होगा। दोस्ती की पहली शर्त है नॉन जजमेंटल होना अपने दोस्त के प्रति। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। लंबा लेक्चर हो जाएगा लेकिन मैं आपको यहां तक बेसिक बताना चाहता था। 5 नीड समझ में आ गई क्या आपको। ये किसने दी है बेटा थ्योरी, मैस्लो ने दी है ये थ्योरी, मैस्लो ने दी। मोटिवेशन 2 तरह के हो गए, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मैस्लो की 5 थ्योरी हो गई, पांचों में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है, व्हाट अ पर्सन कैन बी ही मस्ट बी। सिक्योरिटी नीड में क्या आ गया, फाइनेंशियल, फिजिकल। फूड क्लोथ शेल्टर किस में आ गया, बेसिक में। लव, अफेक्शन, अट्रैक्शन, फ्रेंडशिप किस में आ गया, सोशल में। और ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट किस में आ गया, एस्टीम में। तो पहले व्यक्ति की क्या फुलफिल होगी, बेसिक, फिर सिक्योरिटी, फिर सोशल, फिर एस्टीम, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मैं आपको एक फ्री टिप देता हूं, क्योंकि मेरे पास विंडो है तो मैं सिखा देता हूं आपको 10 सेकंड में, और आपकी एज है, आपको सीखना जरूरी है ये। बेटा, लव इज नॉट लव इफ देर इज नो फ्रीडम।
love is not love if there is no respect, and love is not love if there is no progressive thinking. प्रेम प्रेम नहीं अगर प्रेम में स्वतंत्रता ना हो, प्रेम प्रेम नहीं अगर प्रेम में सम्मान ना हो, और प्रेम प्रेम में नहीं है अगर सामने वाले के प्रति आपके अंदर प्रगतिशील विचार ना हो. मेरी वाइफ अगर मुझे बोलती है दैट आई वांट टू डू जॉब, और मैं बोलता हूं इफ यू वांट टू डू जॉब यू कैन डू जॉब, इट इज योर कॉल. प्रोग्रेसिव उसके लिए, रेस्पेक्ट उसके लिए, स्वतंत्रता उसके लिए. आप ये कह ही नहीं सकते मैं तुमसे प्यार करता हूं लेकिन तुम्हें बांध के रखूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूं लेकिन दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में मुझे भयंकर मजा आता है, बट आई जेन्युइनली लव यू. यू डोंट लव. इफ यू लव यू विल रेस्पेक्ट दैट पर्सन. मैं बहुत प्यार करता हूं और तुम नौकरी तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि नौकरी तो मैं कर रहा हूं और हमारे घर में सारे लड़के ही नौकरी करते हैं, तुम कहां से नौकरी कर लोगी. यू डोंट हैव प्रोग्रेसिव थिंकिंग फॉर द पर्सन, यू डोंट रेस्पेक्ट दैट पर्सन, एंड यू डोंट गिव फ्रीडम टू द पर्सन. तीनों ही सिनेरियो में ये प्रूव हो रहा है कि द अदर पर्सन डोंट लव यू. दिस इज द इजीएस्ट टेस्ट आई एम गिविंग यू. easiest test. If your father love your mother means your father will respect your mother, your father will give freedom to your mother, and your father will think about progressiveness not of father but of mother. और ये वाइस वर्सा भी ट्रू है. कितने लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है? तीनों चीजें समझ में आ गई. पहला क्या बोला मैंने? फ्रीडम. दूसरा क्या बोला मैंने? और तीसरा क्या बोला मैंने? प्रोग्रेसिव थिंकिंग होनी चाहिए सामने वाले के लिए. देन हम बोलेंगे कि वो लव की कैटेगरी में चीजें फॉल हो रही है. चलिए अब एक बात और कर लेते हैं डिस्कस हम कम्युनिकेशन की. कम्युनिकेशन सर्कुलर प्रोसेस है बेटा. कौन सा प्रोसेस है? क्यों सर्कुलर प्रोसेस है? बात जहां से शुरू होगी वहीं पर पहुंचेगी. बात सेंडर से शुरू होगी और वापस कहां पर पहुंचेगी? सेंडर पर. तो हमारे केस में सेंडर कौन है? मैं हूं. ध्यान देना, मेरे पास एक विचार है और वो विचार मैं आप तक देना चाहता हूं कि ये बिल्कुल सही है. मेहनत करने के लिए अगले 10 साल जी तोड़ मेहनत करो और आप जल्दी रिटायर हो जाओगे लोगों से. मानो मेरी बात को, मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूं. दकियानुसी चीजों में टाइम बर्बाद मत करो, घटिया चीजों में टाइम बर्बाद मत करो. ये मैसेज है मेरे पास, मैं सेंडर हूं, मेरे पास मैसेज है. मैंने एनकोडिंग करी, एनकोडिंग हिंदी में करी. इसी बात को मैं अंग्रेजी में भी बोल सकता था. तो एनकोडिंग किस में होती? अंग्रेजी में. अभी किस में हुई? हिंदी में. उसके बाद चैनल. चैनल क्या है? माइक. चैनल क्या है? वर्ड्स. रिसीवर कौन है? स्टूडेंट. डिकोडिंग क्या है? बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर, लेकिन हम सुनते किसी की नहीं है. करेंगे तो हम वही जो हमें करना है. डिकोडिंग है. और फीडबैक. यहां से निकलते ही वही घटिया बातें, यहां से घटिया निकलते वही चाय, यहां से निकलने के बाद वही और भाई बता क्या करना है अपने को आगे जीवन में. ये डिकोडिंग. फीडबैक. चैनल क्या था? वर्ड्स. किस तक पहुंची बात? 10 साल बाद कहीं मिलेंगे, समझ में आ जाएगा कि सफल हो क्या असफल हो. बात सेंडर से शुरू हुआ और कहां पर पहुंची? सेंडर. इसको बोला जाता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस. बात सेंडर से शुरू होगी और कहां पहुंचेगी? एक बार पूरा प्रोसेस बोलो. सेंडर के बाद क्या आएगा? बढ़िया. मैसेज के बाद क्या आएगा? एनकोड. एनकोड के बाद क्या आएगा? चैनल. चैनल के बाद क्या आएगा? रिसीवर. रिसीवर के बाद क्या आएगा? डिकोडिंग. डिकोडिंग के बाद क्या आएगा? फीडबैक. बहुत अच्छा बोला, फीडबैक. फीडबैक के बाद चैनल. चैनल के बाद सेंडर. और मजे की बात, हर तरफ से क्या परेशान कर रहा होगा? नॉइस. क्यों मैं बोलता हूं मोबाइल मत चलाओ, क्यों मैं बोलता हूं बात मत करो? क्योंकि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं. और जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं तो उसमें आपका बात करना मेरे लिए क्या है? नॉइस. आपका मोबाइल चलाना मेरे लिए क्या है? नॉइस. और नॉइस से कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस गिरता है. आप में से कितने लोगों के घर में छोटा बच्चा है कोई? या आप कभी किसी घर में गए हो जहां पर कोई छोटा बच्चा हो? तो आप देखना वहां पर लोग बहुत कम शोर करते हैं छोटे बच्चों के सामने. अगर वो सो रहे हो ना छोटे बच्चे, तो आप ऑब्जर्व करना उनके पास बहुत कम शोर किया जाता है, क्योंकि वो जग जाएंगे. और उनका जगना बहुत बड़ी क्रांति है. वो जब तक सो रहे हैं तब तक घर में सब रिलैक्स हैं. उनके जागते ही पूरा परिवार उन पे लग जाएगा. नॉइस जो है वो बहुत बड़ा डिजास्टर है बेटा कम्युनिकेशन के. मेरा बस चले ना तो ये पंखा भी जो आवाज कर रहा है ना, ये भी इतनी आवाज नहीं करना चाहिए. इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, तब एक्चुअल जो कम्युनिकेशन होगा ना वो मैजिकल होगा, बता रहा हूं मैं.
इसीलिए आप पहाड़ों में जाते हो तो आपको अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि वहाँ पहाड़ है, हरियाली है, तो एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि वहाँ पर कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है, पीस है, शांति है, वहाँ पे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आती है। यहाँ नहीं, वो नॉइस नहीं, बहुत अच्छे पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट रेस किया उसने। चिड़ियों का चहचहाना इज अ म्यूजिकल रिदम। आप जब कहीं से गुजर रहे होते हो और पीछे जो गोलू शुक्ला जी की बस जिस तरह का आप पे आतंक बरसाती है, आपको लगता है यमराज आ गए, साइड हो जाओ यार, यमराज गुजर जाए, वो नॉइस है बेटा। लेकिन जब आप सुबह बैठ रहे हो, चाय की सिप मार रहे हो पहाड़ को देखते हुए, और वो चिड़िया चहचहा रही है ना, दैट इज अ म्यूजिकल रिदम। Any sound which is creating uneasiness in your body is a noise. Any sound which is creating peace, rhythmic musical thing in your body, that is not a noise. That is that is healing thing. Heal करता है वो। आपको पता है कि म्यूजिकल थेरेपी होती है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है। हाँ वो टन टन, हाँ हाँ हाँ। वो मैंने उसका एक्सपीरियंस किया ऋषिकेश में, बहुत मैजिकल है वो, बहुत मैजिकल है। तो वो नॉइस है बेटा, ये जो मैंने बताया ना, बस। और जो चिड़ियों की चहचहाहट है वो म्यूजिकल रिदम। चलिए आज के लिए काफी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड ओम, हम दोनों एक साथ सक्सेस की बात करते हैं, कोई किसी को जज नहीं करता, वेरी गुड, यस सर, ओके, ये बढ़िया लड़का है यार।